संजय गांधी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके साथ सत्ता, महत्वाकांक्षा और विवाद हमेशा जुड़े रहें। आज हम उनकी इसी नाटकीय और दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम संजय गांधी की जिंदगी के सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। कैसे वो एक बिगड़ेल राजकुमार से राजनीति के सबसे ताकतवर शख्स बने और फिर कैसे अचानक सब कुछ खत्म हो गया। संजय की कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। उन्हें वो हर चीज मिली जो वो चाहते थे और शायद यहीं से उनकी अपनी बात मनवाने वाली आदत की नींव पड़ी। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक रात संजय ने एक खिलौना ट्रेन की जिद पकड़ ली। अब दुकानें तो बंद थी, पर जिद के आगे किसकी चलती। खबर है कि खुद प्रधानमंत्री नेहरू को आधी रात में दुकान खुलवाकर वो ट्रेन मंगवानी पड़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें किस तरह की छूट मिली हुई थी। मशहूर दून स्कूल में भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं था। पत्रकार विनोद मेहता के मुताबिक उन्हें चोरी करने की आदत थी, जिसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। एक बार तो हद ही हो गई जब उन्होंने एक आर्मी अफसर की कार चुराकर एक बाइक वाले को टक्कर मार दी। मामला दबाने के लिए उन्हें फौरन दिल्ली से कश्मीर भेज दिया गया। उनकी बेबाकी का एक और उदाहरण देखें। मेनका गांधी से उनकी पहली मुलाकात में एक शादी में वो सीधे मेनका के पास गए और पूछा, खाने की लाइन बहुत लंबी है, क्या मैं आपकी प्लेट से कुछ ले सकता हूँ? मेनका, जो उन्हें नहीं जानती थी, उन्होंने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम सिर्फ खाने के लिए शादी में आए हो? ये थे संजय गांधी, एकदम सीधे और बेधड़क। अब आते हैं संजय के सबसे बड़े सपने पर, मारुति कार। एक ऐसी कार जो हर भारतीय चला सके। ये सपना बहुत शानदार था, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़े विवाद में बदल गया। सोचिए जरा, सिर्फ 6,000 रुपए में एक कार, एक ऐसी कार जो हर मिडिल क्लास भारतीय परिवार का सपना पूरा कर सकती थी। मारुति का वादा यही था और इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब संजय ने इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस मांगा तो संसद में खुलासा हुआ कि उनकी सालाना आमदनी सिर्फ 722 रुपीस थी। जी हाँ, सिर्फ 722 रुपए। अब सवाल ये था, सवाल बिल्कुल सीधा था, 722 रुपए कमाने वाला इंसान करोड़ों की कार फैक्ट्री आखिर लगाएगा कैसे? और यहीं से मारुति से जुड़े घोटालों की परतें खुलनी शुरू हो गईं। इस प्रोजेक्ट के लिए रास्ते बनाने के लिए कई नियम तोड़े गए। आरोप है कि किसानों से उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी गई। फैक्ट्री के रास्ते में आ रहे एयरफोर्स के गोला बारूद डिपो तक को हटवा दिया गया और तो और सरकारी बैंकों ने बिना किसी गारंटी के करोड़ों रुपए का लोन दे दिया। जब बैंकों ने और पैसा देने से मना किया तो कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। देश में इमरजेंसी लग गई। कहा जाता है कि इसके फौरन बाद लोन का विरोध कर रहे सभी बड़े बैंक अधिकारियों को हटाकर संजय के वफादार लोगों को बिठा दिया गया। रातों रात जैसे पूरा बैंकिंग सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मारुति मोटर्स के साथ साथ एक और कंपनी बनाई गई, मारुति टेक्निकल सर्विसेज यानी MTS। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके पार्टनर कथित तौर पर सोनिया गांधी और उनके बच्चे थे। इसका काम था मारुति मोटर्स को सलाह देना और इस सलाह के बदले सरकारी पैसा इस प्राइवेट कंपनी में जा रहा था। मारुति प्रोजेक्ट ने संजय को सत्ता का जो स्वाद चखाया था वो अब अपनी पूरी ताकत में सामने आने वाला था। अब हम पहुंचते हैं भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय यानी इमरजेंसी के दौर में। इस दौरान संजय गांधी के पास कोई सरकारी पद नहीं था, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि पूरा देश उनके इशारों पर चल रहा था। फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री तक, CBI से लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय तक, हर बड़ा विभाग सीधे संजय गांधी को रिपोर्ट कर रहा था। मतलब बिना किसी पद के वो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके थे। उस वक्त का आलम ये था कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, संजय फोन पर सेक्रेटरीज को आदेश देते हैं कि फलाना कॉन्ट्रैक्ट फलाना कंपनी को दे दो और ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं कर सकते। सारे नियम कानून जैसे ताक पर रख दिए गए थे। अब आते हैं संजय के शासन के सबसे काले और सबसे विवादास्पद अध्याय पर, जबरन नसबंदी। मकसद बताया गया जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन तरीका बेहद क्रूर और अमानवीय था। संजय गांधी ने एक साल में 40 लाख लोगों की नसबंदी का टारगेट रखा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस अभियान की भयावहता का सबूत है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों को खेतों, दुकानों, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल से पकड़ पकड़ कर नसबंदी कैंपों में ले जाया गया।
हालत ये हो गई थी कि अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, लाइसेंस बनवाना है या अस्पताल में भर्ती होना है तो पहले नसबंदी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। सिर्फ दिल्ली का उदाहरण देखिए, पिछले 10 सालों में यहाँ करीब 17,000 नसबंदियां हुई थीं, लेकिन संजय के अभियान के सिर्फ 167 दिनों में ये आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 1,67,000 हो गया। ये इस अभियान की जबरदस्ती और आक्रामकता का जीता जागता सबूत है। हर कहानी का एक अंत होता है, और संजय की कहानी का अंत भी उतना ही नाटकीय था जितना उनका जीवन। चलिए देखते हैं उनके आखिरी साल, उनकी वापसी और फिर वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए जरा कि किस्मत ने कैसे पलटा खाया। 1977 में एक बड़ी हार और सिर्फ 3 साल बाद 1980 में जबरदस्त वापसी। वो सांसद बने, एक बेटे के पिता बने और प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। 23 जून 1980 की सुबह संजय अपने नए प्लेन से हवा में करतब दिखा रहे थे। चौथा लूप लेते वक्त प्लेन का इंजन बंद हो गया और वो सीधा जमीन पर आ गिरा। सिर्फ 33 साल की उम्र में भारत के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद नेता का अंत हो गया। तो आखिर संजय गांधी कौन थे? एक बेलगाम राजकुमार जिसकी महत्वाकांक्षा ने देश को मुश्किल में डाल दिया, या फिर एक दूरदर्शी नेता जिसे गलत समझा गया, या सत्ता के नशे में चूर एक तानाशाह? उनकी विरासत आज भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है, और इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में हमेशा खोजा जाता रहेगा।